हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बढ़िया से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का एक बेहतरीन चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर समीकरण संख्या। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर आर्गड प्लेन और द्वितीय निरूपण को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपके वो टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा कि आर्गड तल क्या होता है और द्वितीय निरूपण क्या होता है। आज हम लोग इसमें, हालांकि अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है एनसीईआरटी के हिसाब से, और आगे विविध क्वेश्चन आ रहे हैं आपको जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है, वो आप वन बाय वन क्वेश्चनों को देख लेना, सोल्व कर लेना। ये तो आगे क्लास में आपको सोल्व करवा दूंगा। इसमें कुछ और अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं और आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, हमारे ये कोई पानी की बोतल भेज दो। यानी कि आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड चैप्टर है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कटा हुआ चैप्टर है। आप यूं समझ सकते हो आपका 30% जो सिलेबस है वो कट किया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी का जॉइंटेड टॉपिक रहेगा। ये अपना जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंथ के ऊपर खींच के चलने वाले हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, जेडब्ल्यू, इन एग्जाम के हिसाब से अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। डिस्कस करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्या होती है द्विघात समीकरण, उसके बारे में। आपने क्लास 10 से सुन रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या आपको इसकी डेफिनेशन आती है? द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम जो घात होती है वो 2 होती है, क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण या क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। देखो, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप डेफिनेशन लिख लेना, नोट साथ में होना हो तब। ऐसा समीकरण जिसमें 10th क्लास का टॉपिक आपके था, उससे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अक्ष, जनरली अक्ष ही लिया जाता है, अक्ष की उच्चतम जो घात है, अक्ष की उच्चतम घात 2 द्विघात, या इसको आप एक नाम और दे सकते हो, द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाता है। द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाता है। द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाता है। यानी आपके पास में ऐसी एक इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपकी क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है, या उसको आप नाम दे सकते हो वर्ग समीकरण, द्विघात या वर्ग समीकरण। देखो, अगर इनके इक्वेशन पर चलेंगे तो यहाँ 10 से थोड़ा मामला आपके अलग रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर एक मानक समीकरण आएगी। मानक समीकरण, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? कोई भी जो कर्व होती है उसके लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। यहाँ पर अपने पास में द्विघात है तो द्विघात के लिए मानक समीकरण जो होती है वो मानक समीकरण क्या होती है? मानक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि ए का मान कभी भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी आपको पता रखना है ए, बी और सी ये हमेशा बिलोंग्स टू आर होती है, रियल नंबर होती है। ए, बी और सी जो है वो हमेशा क्या होती है? आर होती है, रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। बिलोंग्स टू का मतलब आप सभी जानते हो, बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना। ये जो आपका ए, बी और सी है ये किससे संबंध रख रहा है? ये वास्तविक संख्याओं से संबंध रख रहा है, कॉम्प्लेक्स सॉरी रियल नंबर से संबंध रख रहा है, वास्तविक संख्याओं से। अब मानक समीकरण में वैसी प्रॉब्लम नहीं है। ए क्या चीज है आप जानते ही हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा। बी क्या चीज है? एक्स का गुणा। और यहां पर जो सी आपको नजर आ रहा है, सी क्या चीज है? सी आपका होगा अचर पद, कांस्टेंट। ये अचर पद हो गया, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। मानक के बाद में इस द्विघात की आती है व्यापक समीकरण। कौन सी आती है? जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण। मानक समीकरण आप क्लास 10 में भी पढ़ गए हो, मानक समीकरण में ज्यादा कोई समस्या नहीं आती है।
व्यापक समीकरण क्या होता है? देखो व्यापक समीकरण वैसे तो आपके सांख्यिक परिचय का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर यूज में ली जाएगी। फिलहाल आप इक्वेशन को ध्यान में रखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल इक्वेशन होती है। व्यापक समीकरण जिसको बोला जाता है, जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण जो होती है, उसका अगर आपको व्यापक समीकरण पूछा जाए तो उसका व्यापक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर 0। जब हम लोग वर्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय पढ़ेंगे, सांख्यिक परिचय कौनिक सेक्शन पढ़ा जाएगा। जब आप वर्त पढ़ोगे, जब आप परवलय पढ़ोगे, वर्त का मतलब सर्कल होता है, परवलय का मतलब पैराबोला होता है, या आप इलिप्स पढ़ोगे, दीर्घवृत्त पढ़ोगे, या आप हाइपरबोला पढ़ोगे, अतिपरवलय पढ़ोगे, इनकी जो समीकरणें डिनोट की जाती है या रिप्रेजेंट की जाती है या लिखी जाती है, हमेशा इसकी सहायता से लिखी जाती है। वर्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, इनकी जो समीकरण डिनोट की जाएगी वो हमेशा इसके आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, अरे ये कहाँ क्या काम आता है, कैसे आता है, वो सारा ये सिखा देगा आपको। इन जनरली अगर मैं आपको यूं पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर, आप इतना बताइए कि अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आप इस इक्वेशन को देखते हुए ए की, बी की, सी की वैल्यू और किसकी निकालोगे? और निकालोगे आप जी की, एच की और एफ की। ये जो 6 आपके अंग्रेजी वर्णमाला के यहाँ पर लिखे हुए वर्ड जो लिखे हुए, क्या इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो? ट्राई करो, देखिए ए बी सी जी एच एफ, इनकी वैल्यू आ जाएगी क्या? इस इक्वेशन को कंपैरिजन करवा लो इससे, तो वैल्यू ए बी सी की देखनी है, जी एफ एच की देखनी है, क्या वैल्यू है? ट्राई एंड ट्राई हार्ड, कोशिश करो, जरूर आएगी वैल्यू। सर हमें ए की वैल्यू तो नजर आ गई, ए की वैल्यू तो यहां सीधी पड़ी है 2, एक्स स्क्वायर का गुणा गए, यहां से ए की वैल्यू 2। बी कहां पड़ा है? वाई स्क्वायर के गुणे में, तो वाई स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। सी कहां पड़ा है? सी सर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 4, ये 4। ठीक है, जी एच एफ, जी क्या चीज है? जी कुछ नहीं है, जी आप देखोगे तो अक्ष का गुणांक 2g है, अक्ष का गुणांक 2g है, तो 2g के बराबर 8 होगा कि नहीं होगा? यहाँ अक्ष का कोफिशिएंट कितना? 8 है, तो याद रहे केवल g के बराबर 2g बराबर 8 है, तो g बराबर हो तो 4 आएगा कि नहीं? अगर 2g बराबर 8 है तो g बराबर कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? h का मान कितना आएगा? अक्ष y का गुणांक यहाँ पर 2h है, तो अक्ष y की जगह 2h लिखा हुआ है, 2h बराबर 10 है, तो h बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। और f, f गुण है y का गुणांक 2f, तो यहाँ y का गुणांक कितना है? 6 है, 6 बराबर करो 2f के कितना आएगा? 3 है, कितना आ जाएगा? 3। ये आपके एबीसी की वैल्यू, जी एच एफ की वैल्यू। क्या चीज पढ़ी हम लोगों ने? ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाली किसी भी द्विघात की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मानक समीकरण होती है, जिसको आप लोग कहते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होता है और एबीसी बिलोंग्स टू आर होता है। ये तो मानक समीकरण हो गई। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण। क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर क्या होती है? 0। ये तरीका समझ गए होंगे एबीसी जी एफ एच निकालने का। इसको मैं यूज में लेके आपको बताऊंगा क्वेश्चनों के अंदर कैसे यूज में ली जाती है। पहली समीकरण कौन सी होगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण। दूसरी कौन सी होगी? व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन। तीसरी जो होगी ना, तीसरी को आप कह सकते हो होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस लिख लो, सही रहेगा होमोजेनियस भी। समघात समीकरण, समघाती समीकरण, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है,
होमोजीनियस इक्वेशन। देखो होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? आपने ये जो इक्वेशन है ना, इसका अगर ये फोर्स है उठा के, इतना सा फोर्स है, बाकी जैसे जी की वैल्यू 0 आ जाए, एफ की वैल्यू 0 आ जाए, सी की वैल्यू 0 आ जाए, केवल इतनी इक्वेशन बचे ना, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। इन्हें आप ये कह सकते हो, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं भाई? कोई भी जो द्विघात समीकरण होती है उसकी समघाती समीकरण कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। याद रह जाएगी क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण की होमोजीनियस इक्वेशन होती है, समघाती समीकरण। ठीक है। अब इसके बाद में, समघाती के बाद में आप यूं समझ लो, समघाती के बाद में क्या आएगा? दिखाई दे रहा है यहां तक? ठीक है। समघाती के बाद में द्विघात समीकरण के प्रकार है। द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के प्रकार कि कितने प्रकार की होती है द्विघात समीकरण? मुख्य रूप से द्विघात समीकरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होती है शुद्ध द्विघाती समीकरण, या जिसको आप प्योर इक्वेशन बोल सकते हो, शुद्ध रूप। एक होती है मिक्स्ड फॉर्म, मिश्रित रूप। मिश्रित रूप, देखो शुद्ध रूप तो कब होता है? अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास b का मान 0 है, वो शुद्ध रूप है, और अगर b का मान 0 के बराबर नहीं है तो वो मिश्रित रूप होता है। ये भी ध्यान रखना। द्विघात समीकरण के प्रकार होते हैं दो, शुद्ध रूप में द्विघाती समीकरण, मिश्रित रूप में द्विघाती समीकरण। शुद्ध रूप में द्विघाती समीकरण कितनी होगी, किसको कहेंगे? जब b की वैल्यू 0 होती है। और मिश्रित रूप में किसको कहेंगे? जब b की वैल्यू क्या नहीं होती? 0 नहीं होती। अगर b की वैल्यू 0 हो तब शुद्ध रूप में क्या होती है? द्विघाती समीकरण। कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें b की वैल्यू 0 है, b का मतलब समझ रहे हो ना, अक्ष का गुणा। और अगर b की वैल्यू 0 नहीं हो तो उसको कहते हैं मिश्रित रूप में द्विघाती समीकरण, मिक्स्ड फॉर्म होती है। इसके बाद में द्विघात समीकरण, अगर मूलों की बात करें, द्विघात समीकरण के मूल, देखो कोई भी जो समीकरण होती है उसके जो मूल होते हैं, मूल क्या चीज होते हैं? मूल अक्ष का वो मान होता है जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। उस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। इन जनरली द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि द्विघात समीकरण के मूल, तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो सामान्यतः अल्फा और बीटा को माना जाता है। अगर अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? फैक्टर क्या होंगे? अक्स माइनस अल्फा और अक्स माइनस बीटा होंगे। इनके सामने जैसे ही 0 करेंगे, अल्फा और बीटा निकल के आएगा, नहीं आएगा। मूल और गुणनखंड में फर्क होता है। जैसे अक्स बराबर अल्फा, जिसको आप एक रूट बोलते हो, है ना, या जीरोज बोलते हो, अक्स बराबर अल्फा, वो तो होता है आपका एक मूल। अक्स माइनस जो अल्फा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड। अक्स बराबर बीटा आपका एक मूल है, अक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा? आपके गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ये ध्यान। ठीक है, ये तो मूल और ये हो गए आपके गुणनखंड, किसके? द्विघात समीकरण के। एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं, वापस देखो, बोले तो नहीं हो गई। द्विघात की मानक समीकरण क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इसके बाद व्यापक समीकरण देख लो, इसको व्यापक समीकरण कहते हैं। इसके बाद में पढ़िए समघाती समीकरण, इसको समघाती समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, शुद्ध रूप और मिश्रित रूप। और आगे चलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, अल्फा और बीटा को द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। अगर अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण का मूल है तो अक्स माइनस अल्फा और अक्स माइनस बीटा उस द्विघात समीकरण क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। एक बात दिमाग में हमेशा रखें, क्योंकि 10 तक का स्टैंडर्ड अलग होता है, जैसे ही अपन 11th में आएंगे थोड़ी चीजें चेंज हो जाएगी। आप इस बात का ख्याल रहे, मूल क्या चीज होते हैं? अक्ष के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अक्ष के ऐसे भी वांछित मान भी मिलते हैं जो संतुष्ट नहीं करते हैं,
तो उसके मूल नहीं कहलाते हैं। मूल की परिभाषा ये होती है, आपने किसी भी इक्वेशन को सोल्व करके अब जो वैल्यूज निकाली है, वो वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन में वापस रखूं तो वो इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई होने का तात्पर्य होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उन्हें ही मूल कहा जाता है। अदरवाइज जो संख्याएं होती है उनको मूल आप नहीं कह सकते, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अपने पास आएगा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, आपने कक्षा 10 में यह तो पढ़ा ही होगा कि दो विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, एक धराचार्य का फॉर्मूला होता है और एक नॉर्मल जो गुणनखंड विधि अपन यूज में लेते हैं। द्विघात समीकरण का हल याद करने के लिए तीन विधियों का उपयोग होता है। पहली विधि कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि का नाम होता है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और ये ऊपर वाली फैक्टोरिज्म मेथड होगी। तीसरा जो मेथड कह लो चाहिए आप, ये पूर्ण वर्ग विधि का पार्ट ही होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र या फॉर्मूला। ये तीन विधियां होती है। किसी भी द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए, हल ज्ञात करने के लिए, सोल्व करने के लिए तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली विधि कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी कौन सी होती है, श्रीधराचार्य क्या होता है, सूत्र। अब इसमें से आपने ये क्लास 10th में पढ़ रखी है, इसका मैं जिक्र वैसे भी नहीं करने वाला, एकदम नॉर्मल काम होता है। इन दोनों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। इस पर डिस्कशन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये जो पूर्ण वर्ग विधि है, ये क्लास 12th में आप जब समाकलन पढ़ोगे तो यूज में ली जाएगी। क्लास 12th के समाकलन में यूज में ली जाएगी। रही बात धराचार्य की, तो इसी विधि से निकल के आता है, कोई अलग नहीं है। और इन जनरली हमेशा क्वेश्चन आपको धराचार्य से ही करना है, बाकी मेथड आप भूल जाओ। जो क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन निकालोगे आप, वो हमेशा किससे निकालोगे, धराचार्य के सूत्र से ही निकालोगे। किससे निकालोगे, धराचार्य के सूत्र से। देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे गुणनखंड विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये आपके 10th क्लास के सिलेबस से हालांकि रिमूव की हुई है, हटी हुई है। अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया बात है। पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आपके पास एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है, ध्यान सुनना बात। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर जी। आपको मैंने ये कहा इसके मूल ज्ञात करो, तो आप ये कहोगे सर गुणनखंड विधि लगा लो, 3 + 2 कर लो, आराम से आ जाएगी। बिल्कुल सही बात, गुणनखंड विधि लगाने से आ जाएगा, सही बात। लेकिन मैं चाह रहा हूं यहां पूर्ण विधि लगाना, पूर्ण वर्ग विधि। एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनना बात। क्या होती है पूर्ण वर्ग विधि। पहला जो पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि x स्क्वायर का गुणा कॉमन लेंगे, x स्क्वायर का जो गुणा आ गया वो कॉमन लेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि x के गुणा का, x के गुणा का आधा करेंगे, वे आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे, आधे का वर्ग जोड़ेंगे, वे आधे का वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ेंगे, वे आधे का वर्ग घटाएंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पॉइंट तो ये हो गए। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, ये विधि ध्यान रखना, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको 12th क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना। यदि आपके पास में x का गुणाक, आपके पास में x का जो गुणाक है वो या तो पॉजिटिव मिलेगा
यह कैसा मिलेगा भाई, नेगेटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिल जाता है तो सूत्र हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और नेगेटिव मिल जाता है तो सूत्र हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ये खास बात होती है किसमें, पूर्ण वर्ग विधि में। ये अब सुनो इधर, एक्स स्क्वायर का लेवल में पानी पिला फटाफट, चाय आ गई है, पहले चाय पी जाएगी, तब तक आप इसमें विधि लगाने का प्रयास करो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 में पहला पॉइंट ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना है। कॉमन आपको एक्स स्क्वायर गुणा कितना नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है, एक तो कॉमन आ रखा है पहले, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप यूं सोचो, एक्स के गुणा को आधा करना है और उस आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है। लगा के देखो इसके अंदर क्या है। इसको सही लगा देना, गेट लगा के जाना पूरा बेटा, पूरा लगा दे। हाँ करो भाई, ट्राई करो इसको। चाय जरूरी है जीवन में, है ना, चाय के बिना कुछ भी नहीं है, चाय है तो सब कुछ है। कलयुग में सबसे अच्छी जो मित्र है वो चाय होती है। कोशिश करो इसकी, कॉमन लो एक्स स्क्वायर का गुणाक, गुणा कितना नजर आ रहा है, एक आ रहा है, कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, सेम ही आएगा। एक्स का गुणाक 5 है, 5 का आधा होता है 5/2, आधा करने बोलो आधे से गुणा करवा दो, उसका स्क्वायर करके जोड़ो और फिर घटाओ, फिर देखो क्या बनता है। एक और हो जाएगी सर, आज लेट नहीं है तो टाइम पे रेस्ट नहीं की ना, कंटिन्यू चल रहा है मामला सुबह से। नहीं ये कर देंगे। हाँ भाई, हुआ क्या, चलो हो गया है तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है।
देखो ये आगे से सबसे पहला पॉइंट है अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना है। कॉमन ए के गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है अक्स के गुणा का आधा करो। अक्स का गुणा कितना है 5। 5 का आधा आप जानते हो, आधा का मतलब है आधे से गुणा करवा दो, तो 5/2 आधा करेंगे, आधे का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, जोड़ेंगे वे घटाएंगे, जोड़ दो और घटा दो, ये लो 5/2 का वर्ग जोड़ दो और 5/2 का वर्ग घटा दो, ये घटा दिया, काम ही खत्म। सामने कौन पड़ा है 0, ये 0। दूसरा पॉइंट आगे आगे लिखना कैसे लिखते हैं, अक्स का जो भी गुणा है उसका आधा करो, आधा करना नहीं आता आधे से गुणा करवा दो, 5/2 उसका वर्ग जोड़ो, उसका वर्ग क्या कर दो घटा दो। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, यदि अक्स का गुणांक कैसा है पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव, हाँ सर पॉजिटिव है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या लिखना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a की जगह क्या लिखना है, b की जगह क्या लिखना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बनाना नहीं आता तो। हमेशा ध्यान रखना a की जगह, a की जगह जो क्वेश्चन में वेरिएबल चल रहा है, चर चल रहा है, वो चर लिखना। b की जगह क्या लिखोगे, वे मान जिसका वर्ग किया गया है, वर्ग किया गया है। अब इससे बेटर तो क्या ही होगा, सब बातें आपको लिख के दे दी यहाँ पे। ए का मतलब वेरिएबल है, चर है, तो यहां से अगर मैं आपको ऐसा कहूं इस ए की जगह क्या आएगा, तो आपको सर वेरिएबल है, चर आएगा, अक्स आएगा। बी की जगह क्या आएगा, वे मान जिसका वर्ग किया हुआ, वर्ग किसका किया हुआ है, वर्ग देखो यहाँ इसका किया हुआ है, इसका किया हुआ, मतलब 5/2 है, ये 5/2 लिख दो, बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाना सिखा रहा हूं आपको, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th के हिसाब से, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। अब ये अगर आप इसको ओपन करोगे खोलोगे तो दो तो ये वाले मान और तीसरा ये वाला मान शामिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा, यहां से तो 6 बच गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का यहाँ 4 हो जाएगा, सामने कौन है ये 0, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर 6 तो 24 हो जाएगा, और ये 24 माइनस 25 बटे में क्या कर दो 4, यहाँ आ जाएगा 0। 24 में से 25 घटा लो, 24 में से 25 जाएगा तो -1/4, सामने क्या जाएगा 0। अब कहाँ लिखे भाई सॉल्यूशन, चलो यही देख लो, यहाँ तक दिखाई दे जाएगा सही। अक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, सामने कौन पड़ा है 1/4, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस और माइनस लेके जाएगा, ये बात आप सब जानते हो, इसे प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, रूट लगेगा ना इसके, तो रूट 4 का मान क्या हो जाएगा 2, a का मान देखो होता प्लस और माइनस, इस 5/2 को इधर ले लो, अक्स बराबर -5/2, ये प्लस और ये माइनस, ये 1/2। अब इसके आगे आपको करना आता होगा सही, एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं, ये होती है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। ये जो आपका धराचार्य का सूत्र होता है ना, ये इससे निर्माण होता है, ये क्या होता है, इससे निर्माण होता है। धराचार्य ने क्या किया था, जो मानक समीकरण है ना, मानक समीकरण, उस मानक समीकरण पर पूर्ण वर्ग विधि उसने अप्लाई की थी, क्या की थी, पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई की थी, और पूर्ण विधि जैसे उसने अप्लाई की थी तो उसको लगा कि यहाँ कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला किसका बना था, धराचार्य, इसीलिए उसको बोलते हैं धराचार्य का सूत्र, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो कैसे इसका उपयोग कम करते हैं, लेकिन 12th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक प्रश्नावली पूरी इसकी विधि से सोल्व होगी, जो समाकलन का चैप्टर आएगा उसके अंदर ये विधि लगेगी, तो आप एक बार दिमाग में रखें, अगर 10th क्लास में आपने डिस्कस नहीं किए तो, कि परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड होता है, पूर्ण वर्ग विधि होती है, वो कैसे डिस्कस की जाती है, एकदम क्लियर बात है। चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो धराचार्य का सूत्र है ना, वो कैसे प्रूफ होता है, आता कैसे हो, कैसे आएगा धराचार्य का सूत्र। आप सब ये जानते हो कि द्विघात की मानक समीकरण ये होती है क्या, ax² + bx + c = 0, ये सब जानते हो, हाँ सर ये हम सब जानते हैं, ये मानक समीकरण। इसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई कर दो,
क्या कर दो, पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई कर, तो आपके धराचार्य का सूत्र बन जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि का पहला पॉइंट क्या था कि सर अक्ष स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना, ए कॉमन ले लो, ये अक्ष स्क्वायर। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, भाग दे दो, यहां भी भाग दे दो, और सामने क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इस एक उधर ले दो, जीरो हो जाएगा। यहां हो गया अक्ष स्क्वायर, बी अपॉन ए अक्ष सी अपॉन ए, और सामने कौन हो गया, जीरो। अगला पॉइंट पढ़ो, अगला पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर 2 क्या था कि सर अक्ष के गुणा का आधा करेंगे और उस आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। अक्ष का गुणा कितना है, अच्छा और पीछे चले गए क्या, अक्ष का गुणा कितना है, बी बटे ए। इसका आधा करना आता है क्या तुम्हें, अगर आधा करना कभी जीवन में नहीं आया ना तो उसको आधे से गुणा करवा देना, आधा हो जाएगा। आधा करोगे तो यहाँ क्या आएगा, बी अपॉन में 2 आएगा। इसका वर्ग क्या करना है, जोड़ना है, इसका वर्ग क्या करना है, घटाना है। बात को समझ रहे हो कैसे, अक्ष का जितना गुणा के उसका आधा कर दो, आधा मतलब 1/2 से गुणा करवा दो, जो उत्तर आए उसका वर्ग कर दो, वही जोड़ दो, वही क्या कर दो, घटा दो। आप यूं सोच रहे होंगे कि सर इतनी जोर से कैसे बोल रहे हो, अब मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि चाय पी है, अभी चाय के अंदर एनर्जी होती है। ये लो, बी बटे में 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, बी बटे में 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। टाइम नजर आ रहा है क्या तुम्हें, कितना नजर आ रहा है क्या। अब यूं समझ लो, ये हुए 16:37 है ना, और हम लगे थे सुबह 5:30, ये 16:37 हो। अब तब तक रहेंगे जब तक ये टाइम इतना हो जाएगा। 10 का मतलब कितना होता है भाई, 10:30 का मतलब, इसका मतलब 16 होता है, 10:30 का मतलब कितना हो जाएगा कि सर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22 हो जाएगा, 22:30 तक होगा है ना। तो एनर्जी खत्म हो जाती है, इसीलिए चाय पीते हैं। बुरी बात है वैसे तो चाय पीना, मत पिया करो चाय, दारू पिया करो, ये अच्छी बात होगी, ये उससे भी बुरी बात, मत पिया करो। चलो, खाओ पियो मौज करो और पढ़ाई करो। क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके आया था, कुछ नहीं लेके जाऊंगा। देखो करना क्या है, कुछ ही नहीं करना है। इसका गुणांक बी बटे में ए था, इसका आधा किया, बी बटे में 2a हो गया, इसका स्क्वायर जोड़ा और इसी का स्क्वायर क्या करना है, घटाना है। तो बी बटे में 2a का स्क्वायर घटा दो, सामने क्या है, जीरो, ये जीरो हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मैंने कहा था या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख लो अक्ष का गुणा कैसा है, प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होने का मतलब है अक्ष की जगह a की जगह अक्ष आएगा, b की जगह वे मान जिसका वर्ग किया, वर्ग किसका किया हुआ है, b बटे में 2 है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या बच जाएगा, इसको अगर ओपन करूंगा तो ये मान आएगा, इसमें आएगा, अक्ष वाला भी आएगा और ये वाला मान भी इसमें आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो तीनों आ जाएंगे ना। पीछे बचा है सी अपॉन है, ये सी अपॉन है हो गया। इसका स्क्वायर लगा लो, नहीं तो उधर ले जाएंगे फिर, बी स्क्वायर और यहां हो जाएगा 4a स्क्वायर, सामने क्या हो जाएगा, जी। अब तो ये तो यहां जैसा है वैसे ही हो गया, ये तो जहां जैसा है वहां वैसा हो गया। इसको ले जाओ बेटा उधर, इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन है, ये सी अपॉन है। अब क्या करें, इसमें से सॉल्यूशन निकालना है ना आपको। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करोगे, ये जैसा है वैसा रहने दो, अक्स प्लस बी बटे में 2 इसका होल स्क्वायर, सामने कौन, एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा 4a स्क्वायर, और यहां इसका भाग दूंगा यहां बी स्क्वायर आएगा, माइनस यहां पर क्या आएगा बी स्क्वायर, माइनस ए का भाग दूंगा तो 4a बार 4a इंटू सी, 4ac हो जाएगा, हो गया। अब आपको बताइए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस और माइनस से चिन्ह लेके आएगा, दो सॉल्यूशन लाता है तो प्लस और माइनस, इसके तो पूरे के रूट लगेगा, ये लो
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे सेम सेम सा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आने ही वाला है अब सुनो बात, ये अक्स है, ये प्लस बी बट्टे में 2 है, यहां प्लस और माइनस। देखो ये तो रूट में से बाहर नहीं आ रहा है, 4ac जैसा है वैसा, ये रूट में से बाहर आ रहा है 2 और साथ में क्या आएगा 1। यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये जो प्लस और माइनस है ये इसके बिल्कुल बाहर लगे हुए हैं, ये प्लस और माइनस लगे है क्या कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक तो सर नहीं दिक्कत, इसको इधर ले जाओ फिर, अक्स बराबर माइनस बी बट्टे में 2 है, यहां प्लस और माइनस का चिन्ह, रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में क्या हो जाएगा 2। एलसीएम कितना आएगा 2 है, एलसीएम आया 2 है, इसका भाग 2 कट जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है क्या धराचार्य का सूत्र? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब पता लगा हमें कैसे आया है, ये ऐसे आता है धराचार्य का सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये होता है श्री धराचार्य मंत्र या सूत्र, मंत्र बोलो सूत्र बोलो, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। चाहे आपके पास में मूल जो आपके रूट्स बोलते हो वो इमेजनरी आ जाए, काल्पनिक आ जाए, चाहे वास्तविक आ जाए, ये सब वो कर देता है। वह यूं है कि धराचार्य का जो सूत्र है वो ये सूत्र होता है, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। कैसे आता है आप समझ गए होंगे, किसका सूत्र है ये, श्री धराचार्य फॉर्मूला या सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र। अब तुम्हें मैं एक कहानी बताता हूं, देखो सुनो क्या बताता हूं कहानी। कहानी ये है कि ये जो धराचार्य ने सूत्र दिया ना, ये नीम के पेड़ के नीचे बैठ के दिया था। तुम सोच रहे हो सर आपको कैसे पता, मैं वहीं था, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के दिया था। यहां पर आपका धराचार्य बैठा हुआ है ना, ये धराचार्य रेस्ट कर रहा था, सो रहा था, ये रेस्ट कर रहा था, और इसके साथ में मैं भी यहां पे खड़ा था, मैं इसका चेला था। पहले के जमाना में बात है, जो पूर्व जन्म था ना उसकी बात है, याद रहेगी मेरे को। मैं इसका चेला था, ये धराचार्य डी, ये मैं हूं एम फॉर एमपी, समझ गए बात। ये जब सूत्र लिख रहा था ना तो इसने सूत्र 2 बनाए थे, कितने बनाए थे 2, छपा एक ही था। कैसे पता, क्योंकि मैं साथ में ही तो था। धराचार्य बैठ के सूत्र जब लिख रहा था तो मैं यहाँ पास खड़ा होकर देख रहा था। मैंने ये कहा गुरु जी सूत्र आपने 2 दिए, एक जैसे लिखा, कि जो दूसरा सूत्र है वो प्रचलन में नहीं जाएगा। प्रचलन में क्यों नहीं जाएगा, अगर आप इस सूत्र का रेशनलाइजेशन कर देते हो, परिमेयकरण कर देते हो, क्या कर देते हो, परिमेयकरण। क्या रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना आपको आता है? हाँ, परिमेयकरण करना हमें आता है। हम अंश का भी कर सकते हैं, हर का भी कर सकते हैं। तो एक नया सूत्र निकल के और आएगा, 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सूत्र धराचार्य का मैं चेला था इसीलिए मुझे पता है, इसका परिमेयकरण करोगे तब आएगा। इसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं, 2c बटे में माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक आदमी और था, एक आदमी और था जो हम दोनों को देख रहा था, और वो कहां था, वो इस नीम के पेड़ पर लटक रहा था, इस नीम के पेड़ के पर लटक रहा था, यहां लटक रहा था, और ये चुपके से धराचार्य और मुझे दोनों को ही देख रहा था कि साढ़े 2 फॉर्मूले बना रहे हैं। तो इसका मन भी विचलित हुआ, और इसका मन विचलित हुआ तो इसने भी कुछ काम किया। क्या काम किया, एक नाम सुना होगा आपने, देकार्ते। नहीं सुना है तो आगे वाली क्लास में सुनोगे, देकार्ते। देकार्ते का नियम, द्विघात समीकरण के लिए इसने देकार्ते ने दिया था, देकार्ते का नियम। इसने कहा भाई धराचार्य ने और यहाँ एमपी ने मिलके फॉर्मूले बना दिए,
एक इसका हो गया, दो फॉर्मूले। मैं भी कुछ करता हूं। तो देकार्त ने भी योगदान दिया था अपना, किसमें? द्विघात समीकरण। देकार्त का क्या योगदान था वो हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कैसे देकार्त के नियम का उपयोग करते हैं, कहाँ यूजफुल होता है देकार्त का नियम, देखते रहिए कंटिन्यू हमारी क्लासों को। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देकार्त का नियम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।